स्टडी विद सुधीर में आपका स्वागत है। यह है आपका अपना डिजिटल क्लासरूम। मेरा नाम है टीएस सुधीर और आज से हम शुरुआत करेंगे जूलियस सीजर को पढ़ना। तो एक्ट वन से में जाने से पहले मैंने सोचा कि आपको इसकी कहानी बता दूं, इसकी समरी बता दूं ताकि आपको एक आइडिया रहे। बिकॉज जहां तक विलियम शेक्सपियर के नाटकों का सवाल है, एक तरह से स्टोरी समझना जरूरी है, कहानी समझना जरूरी है। उसके बाद आसानी हो जाती है, समझ जाएं कि इसमें मुख्य पात्र कौन है, मेन एक्टर्स, मेन ड्रामेटिस्ट पर्सोने कौन है, वो किस तरह की एक्टिविटीज करते हैं और क्यों करते हैं। तो एक तरह से एक आइडिया हो जाए तो उसके बाद आप शेक्सपियरियन लैंग्वेज को पढ़ें तो आपको उसमें आसानी होगी। सो जूलियस सीजर फॉर क्लास 9 आईसीएसई स्टूडेंट्स, क्लास 10 के लिए अगले साल करेंगे, लेकिन ये समरी पूरे नाटक के बारे में है। दिस इज वन ऑफ द एक्टर्स हु प्लेड जूलियस सीजर, सो क्वाइट वेरी what shall I say, very powerful kind of a character, very powerful kind of a face। मैं इसकी बैकग्राउंड कहानी सुना देता हूं तो ताकि आपको आइडिया हो जाए कि विलियम शेक्सपियर को यह नाटक लिखने का आइडिया कहां से मिला आखिरकार। ओके, दैट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स मूव ऑन। विलियम शेक्सपियर अगर हम देखें तो दिस इज वन ऑफ शेक्सपियर्स मोस्ट सेलिब्रेटेड बायोग्राफीज के इसको माना जा सकता है, इन द सेंस दैट काफी, इफ यू इमेजिन दैट इवन इन द 21st सेंचुरी यू आर रीडिंग अबाउट जूलियस सीजर, तो इसी से आपको अंदाजा हो जाएगा कि द रेलेवेंस ऑफ जूलियस सीजर आज के समय के लिए काफी रेलेवेंस है और इसके बारे में मैं बाद में ही बताऊंगा। इनफैक्ट जूलियस सीजर मैं समझता हूं इवन मैकबेथ आज की राजनीति के लिए के कॉन्टेक्स्ट में काफी महत्वपूर्ण है, उसका काफी एक तरह से अपना स्थान है। ओके, it was first performed in 1599 यानी कि 400 साल से ज्यादा it was first performed। It is a dramatized version of Julius Caesar's assassination in 44 BC, यानी कि जूलियस सीजर नामक एक व्यक्ति का जो वध हुआ था, assassination हुआ था 44 BC में, उसका नाटकीय रूपांतर है जूलियस सीजर जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा। ओके, सो दैट इज अगेन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। द ओरिजिनल जूलियस सीजर एंड इवन दिस सीजर फॉर दैट मैटर वाज अ रोमन जनरल एंड अ स्टेट्समैन। नाउ इसका बेसिक मटेरियल शेक्सपियर ने कहां से निकाला? शेक्सपियर टुक द बेसिक मटेरियल फ्रॉम प्लूटार्क्स बुक, और उस बुक का नाम था द लाइव्स ऑफ नोबल ग्रीक्स एंड रोमन। सो यहां से उनको बेसिक मटेरियल मिला। ये 1579 में इस किताब का पब्लिकेशन हुआ था और उसके 20 साल बाद शेक्सपियर ने ये लिखा और उसको पहली बारी 1599 में 20 साल बाद इसको परफॉर्म किया गया। तो ये किताब थी, इट वाज बेसिकली अ बायोग्राफीज ऑफ वेरी फेमस मेन एंड वुमेन। ओके, सो दैट वाज द नेचर ऑफ द थिंग। ये सब आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको basically if you know the background it becomes easier, and my idea is also not to treat it like an examination कि एग्जाम में लिखना है इसलिए अरे जबरदस्ती पढ़ो। अगर आप इसको एंजॉय करके पढ़ेंगे तो मजा भी आएगा और आपके दिमाग पर स्ट्रेन भी कम पड़ेगा। आई मीन इफ यू, अगर आप इस पूरी कहानी से फैसिनेट होते हैं, और इसमें काफी सारे ऐसे एस्पेक्ट हैं जिससे कि आप काफी फैसिनेट हो सकते हैं, जिससे कि एक तरह से रोमांच आएगा इस पूरी कहानी को लेकर, और especially the speeches which Shakespeare has written in this play, okay, जो कि मेरे ख्याल से आप 10वीं कक्षा में ज्यादा पढ़ेंगे, लेकिन जूलियस सीजर का असैसिनेशन आपके बारे में आप 9th क्लास में ही के सिलेबस में ही पढ़ लेंगे। ओके, आगे चलते हैं। Who are the main characters? तो 6 मेन कैरेक्टर्स हैं बेसिकली। वन ऑफ कोर्स इज जूलियस सीजर, ही इज अ रोमन जनरल who has recently won a war। पॉम्पी के खिलाफ उन्होंने एक जंग जीती है एंड वो रोम वापस आते हैं एज अ विक्टोरियस हीरो। ओके, तो उसी से नाटक शुरू होता है। सो दैट इज जूलियस सीजर। द सेकंड कैरेक्टर, जो सेकंड कैरेक्टर है वो है मार्क एंटनी, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। इनको मेन कैरेक्टर लेके एंटनी एंड क्लियोपाट्रा भी बाद में शेक्सपियर ने लिखा था। ओके, सो ही इज जूलियस सीजर्स क्लोजेस्ट कंपेनियन या फ्रेंड बोल लीजिए, दोस्त हैं, तो उनके काफी करीबी हैं, और इनका एक बहुत ही मुख्य पात्र है द सेकेंड हाफ ऑफ द प्ले में, राइट, एक्ट 3, 4 एंड 5 में मार्क एंटनी बिकम्स ऑलमोस्ट लाइक द हीरो ऑफ द प्ले। हालांकि नाटक का नाम जूलियस सीजर के ऊपर है। मार्कस ब्रूटस, ब्रूटस ही इज अ नोबल जो कि सीजर
को चाकू मारते हैं, राइट? एंड आई टेल यू व्हाई ब्रूटस इज सच एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। लेकिन क्योंकि ब्रूटस से ये उम्मीद नहीं होती कि वे सीजर को धोखा देंगे, इसीलिए जब भी कोई अच्छा दोस्त आपको धोखा देता है तो यही बोलते हैं यू टू ब्रूटस, कि तुम भी ब्रूटस, राइट? सो ब्रूटस इज कंसिडर्ड समबडी हु यू डोंट एक्सपेक्ट टू डिसीव यू, राइट, टू चीट यू, लेकिन वो वही करता है जिसकी कि उससे उम्मीद नहीं होती है। ओके, चौथा कैरेक्टर है सेशियस, जो कि इस कैरेक्टर का विलन है, अमरीश पुरी है। ओके, ही इज द वन हु कंस्पायर्स अगेंस्ट जूलियस सीजर। जूलियस सीजर को ओवरथ्रो करने के लिए, उनका वध करने के लिए पूरी कॉन्स्पिरेसी का रचन सेशियस करता है। तो ही इज द विलन ऑफ द प्ले। कैलिफोर्निया इज द वाइफ ऑफ जूलियस सीजर। ओके, उनका छोटा सा पात्र है। पोर्शिया इज द वाइफ ऑफ ब्रूटस, जो कि सुसाइड कर लेती हैं। सो दीज आर द टू फीमेल कैरेक्टर्स, बट दिस प्ले, इस प्ले में जो मेल कैरेक्टर्स हैं, दे हैव अ मच मोर ऑफ एन इंपॉर्टेंट रोल एज अपोज टू से लाइक द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो आपके सीनियर्स पढ़ते थे, जहां पर पोर्शिया हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी सिग्निफिकेंट काइंड ऑफ अ रोल। इसमें द मेल कैरेक्टर्स आर मोर इंपॉर्टेंट। नाउ लेट मी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फोटोग्राफ्स। फोटोग्राफ्स की मदद से मैं आपको ये कहानी समझाने की कोशिश करता हूं, कहानी में होता क्या है। ओके, जैसे मैंने कहा, शुरुआत होती है, सीजर पॉम्पे के खिलाफ जंग जीतकर वापस रोम आते हैं एज ए विक्टोरियस हीरो। ओके, ही कम्स बैक टू रोम ट्रायम्फेंट, और वहां पर एक सूटसेयर मतलब जो कि भविष्यवाणी कर पाए, जो कि भविष्यवाणी कर पाए, तो वहां पर एक भविष्यवाणी करने वाला सूटसेयर ये भविष्यवाणी करता है कि तुम आइडस ऑफ मार्च के बारे में थोड़ा सावधान रहो। ये कौन सी तारीख है? ये तारीख है 15 मार्च। 15 मार्च को इस फ्रेज से एक तरह से डिनोट किया जाता है, और उनको सीजर को बोलता है कि इस दिन कुछ हो सकता है, तो थोड़ा सावधान रहो। ओके, तो सावधान करता है जूलियस सीजर को। तो जैसे ही ये होता है, आपका एक तरह से इंटरेस्ट आता है, क्या होने वाला है, राइट? क्या होने वाला है? ऐसा क्या कहा सूटसेयर ने जिसकी वजह से बोलता है कि यू नीड टू बी केयरफुल, यू नीड टू बी बिवेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर डेट। उसी समय पर पैरेलली होता क्या है, सीजर तो बोलता है अरे छोड़ा, ऐसा कुछ नहीं होगा, बिकॉज ही इज ऑन ए हाई, बिकॉज ही हैज वन ए बिग बैटल। सेशियस प्लॉट सीजर्स असैसिनेशन। जो विलन है वो सीजर को, हीरो को मारने की कोशिश कर रहा है, उसके बारे में एक तरह से कॉन्स्पिरेसी रच रहा है सेशियस। ओके, सो दैट्स व्हाट ही इज डूइंग। बिकॉज क्यों? बिकॉज उसको और जो बाकी रोमन्स है उनको लगता है कि ये सीजर के पास बहुत ज्यादा शक्ति आ गई है, राजनीतिक शक्ति आ गई है, राइट? और चूंकि सीजर के पास इतनी शक्ति आ गई है, इतना ज्यादा पॉलिटिकल क्लाउड एंड पावर है, एक तरह से इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल हिम एंड टू बेयर हिम इटसेल्फ। ओके, सो दे आर वेरी एप्रीहेंसिव। उसको लेकर उनके मन में काफी शंका है कि अगर ऐसा शक्तिशाली राजा हो गया तो उससे हम सबको खतरा है, हमारी कोई सुनेगा नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं सुनेगा। ओके, तो वो सेशियस बाकी लोगों को एक तरह से मैनिपुलेट करता है कि तुम भी मेरे षड्यंत्र में शामिल हो जाओ, तुम भी मेरे षड्यंत्र में शामिल हो जाओ। और इसमें सबसे पहले ब्रूटस को मैनिपुलेट करता है। ये इस एक्टर ने ब्रूटस की भूमिका निभाई थी, इसलिए मैंने इसका चेहरा यहां पर डाला है। ओके, सो ही मैनिपुलेट्स, सेशियस मैनिपुलेट्स ब्रूटस एंड अदर्स टू जॉइन द कॉन्स्पिरेसी। षड्यंत्र में मिलने के लिए ब्रूटस और बाकी कई लोगों को सेशियस बोलता है और शामिल भी कर लेता है। ब्रूटस मान जाता है, हालांकि ही इज अ लिटिल रिलक्टेंट बिकॉज ही इज बेसिकली अ डिसेंट पर्सन, टू सेव रोम फ्रॉम ए पोटेंशियल टायरेंट इन द फॉर्म ऑफ सीजर। तो ब्रूटस को भी इस बात का अंदाजा है और उसको भी एक तरह से डर है कि शायद सीजर में इतनी सारी शक्ति, राजनीतिक शक्ति उसके हाथ में दी जाए तो वो एक तरह से एक टायरेंट हो सकता है, जिसका कि कंट्रोल कंप्लीट है रोम के ऊपर, और ब्रूटस, सेशियस, कास्का वगैरह की बात कोई सुनेगा नहीं। ऑन 15th मार्च, जिसके बारे में सूटसेयर ने भविष्यवाणी की थी, सीजर हैज ए सेंस ऑफ फोरबोर्डिंग। सेंस ऑफ फोरबोर्डिंग मतलब कि कुछ गलत होने वाला है। बाई आंख क्या बोलते हैं, भटक रही है नहीं, you feel the fluttering of the left eyelid, which is considered a bad omen or whatever,
काली बिल्ली काट गई, whatever, right? So he has a sense of foreboding. काली बिल्ली शेक्सपियर ने नहीं लिखी, वो मैं बताया, okay? But finally he decides to go out. उसकी वाइफ भी बोलती है मत जाओ, लेकिन सीजर बोलता है कि अगर मैं घर पे रहा तो इसका मतलब है मैं डर गया, जो डर गया समझो मर गया. So he decides to go out. Now what happens? The conspirators distract Mark Antony, जो कि सीजर का दोस्त है, who is Caesar's friend, and Casca stabs Caesar. अब यहां पर आप देखें तो he stabs, और यहां पे ब्रूटस है जो पीछे से वार कर रहा है जूलियस सीजर पर. Casca stabs Caesar first and Brutus at the end. So the last stab with the knife is done by Brutus. Okay, so you see a lot of people, this fellow with the knife, here with the knife, here Brutus with the knife, right? And that's when Caesar utters those famous words, et tu Brutus, you too Brutus, and then he dies. Okay, this is an extremely dramatic scene. Okay, so that's what happens. So Caesar dies at the in that particular scene. Now what happens? इसके बाद क्या होता है? अभी आप बोलेंगे हीरो मर गया, अभी इसमें कहानी में क्या है? कहानी में है, अभी पिक्चर अभी बाकी है. So होता क्या है? Brutus explains to the people his action. He says Caesar's death was for the good of Rome because he was ambitious, because he was, काफी एक तरह से था कि मैं इतना बड़ा राजा बनूं, मैं इतना ज्यादा कंट्रोल करूं हर चीज को, बिकॉज ही वॉज सो एम्बिशियस, इसलिए उसका जाना, उसका मरना जरूरी था, और ये अच्छा रहा रोम के लिए. ओके, बिकॉज इट वॉज डेंजरस टू हैव समवन लाइक दैट, लाइक सीजर. इट वॉज डेंजरस. ओके, ये है सीजर, ये है ब्रूटस. द पब्लिक प्रेज ब्रूटस. पब्लिक ब्रूटस की तारीफ करती है और कहती है कि ये इनको अगला जूलियस सीजर बनना चाहिए. सो द पब्लिक इज इन फेवर. पब्लिक एक तरह से जिस तरह की बात ब्रूटस करता है उससे पब्लिक एक तरह से प्रभावित हो जाती है और कहती है कि हाँ ठीक है, ये अच्छा सही बात कर रहा है, सही बोल रहा है, इसको ही अगला राजा बनना चाहिए, अगला जूलियस सीजर ब्रूटस को बनना चाहिए. लेकिन अब आता है कहानी में दूसरा ट्विस्ट. दूसरा ट्विस्ट क्या आता है? मार्क एंटनी बात करता है. मार्क एंटनी से बेसिक अरेंजमेंट ये हुआ था कि तुम ये जिस तरह से सीजर को मारा गया उसके बारे में बात नहीं करोगे, उसी कंडीशन पे तुमको बात करनी दी जाएगी. सो मार्क एंटनी कहता है ओके फाइन. लेकिन होता क्या है? मार्क एंटनी इन हिज स्पीच, दिस इज मार्क एंटनी, दिस इज जूलियस सीजर्स बॉडी लाइंग देयर, दीज आर ऑल द पीपल ऑफ रोम. मार्क एंटनी अपील्स टू द इमोशंस ऑफ द क्राउड. और ये आज की राजनीति में काफी, विश्व की राजनीति में काफी महत्वपूर्ण है. ये एक्ट 3 सीन 2 का सीन है. ओके, he appeals to the emotions. There are some people with the power of their oratory, जिस तरह से वो बात करते हैं, जिस तरह से वो भाषण देते हैं, बराक ओबामा हो, हमारे नरेंद्र मोदी हो, राइट, पहले अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो, with the power of their oratory, वो पूरे क्राउड को प्रभावित कर पाते हैं. Right? That's what Mark Antony does. And this is one of the best speeches written by William Shakespeare. And he starts off by saying, friends, Romans, countrymen, lend me your ears. This is considered one of the best lines to start with. और आजकल के कई सारे political context में भी इसको quote किया जाता है. Friends, Romans, countrymen, lend me your ears. यानी कि आप मुझे सुने. He reminds the crowd of Caesar's goodness and generosity. कि सीजर एक अच्छा आदमी था, दयालु आदमी था और काफी गिविंग काइंड ऑफ ए पर्सन था. और and then he on the body of Caesar, he shows them the wounds on Caesar's body. कि जिस तरह से घाव चाकू के स्टैब करने की वजह से मल्टीपल स्टैब वुंड्स जो हुए वो सीजर की बॉडी पर दिखाता है. तो एक तरह से जो कंडीशन था उसको उसने पूरी तरह से निभाया नहीं मार्क एंटनी से, बिकॉज आफ्टर ऑल ही वॉज जूलियस सीजर्स फ्रेंड. द क्राउड गेट्स रेस्टलेस बिकॉज उनको ये जानकारी नहीं थी. अभी तक वो ब्रूटस के भाषण सुन के उसी में स्वे हो गए थे, लेकिन अब वे पूरा उल्टा भाषण जब सुनते हैं, जब दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं, देन दे थिंक अरे ये मार्क एंटनी जो बोल रहा है इसकी बात में दम है, ब्रूटस ने जो बोला वो तो कुछ अलग बात कही थी. सो एंटनी रिवील्स ऑल्सो एक तरह से एक तरह से लालच, क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रलोभन भी देता है कि हर
रोम के हर व्यक्ति को 75 ड्राचमास, जो कि सिल्वर कॉइन ऑफ ग्रीस थी, राइट, मिलेंगे एज पर सीजर्स विल अपॉन हिज डेथ. ओके, एंड द क्राउड गेट्स chaotic. अब वो पूरी तरह से सीजर के पक्ष में है और उनको ये पसंद नहीं आता जिस तरह से सीजर को मारा गया है, और खास तौर पे एक तरह से उसको इमोशनली एक्सप्लॉइट किया है बाय शोइंग देम द वुंड्स. आजकल की राजनीति में देखें, इमोशनल ये कर देते हैं, नेता रोते हैं, राइट, नेता कोई उनके फैमिली में मर जाता है तो एक तरह से इमोशनल या सेंटिमेंटल वोट की मांग करते हैं, राइट. ऑल दोस थिंग्स हैपन इवन आजकल की राजनीति में भी वही होता है, राइट. इसीलिए मैंने कहा कि जूलियस सीजर उस तरह से काफी एक राजनीतिक नाटक है जिसका कि रेलेवेंस आज के दिन में भी बिल्कुल है. ओके, यहां तक समझ में आ गया? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो लिखो. ब्रूटस एंड सेशियस, इसके बाद होता क्या है, दे हैव एन आर्ग्यूमेंट. उनके बीच में वाद विवाद चलता है. ओके, ब्रूटस को एक तरह से इमोशनल, सेशियस इज पूरा ब्लैक, ब्रूटस इज नॉट ब्लैक, ब्रूटस इज ग्रे इन द सेंस दैट ही इज नॉट कंप्लीटली अ विलन बट ही इज नॉट कंप्लीटली अ हीरो आल्सो. तो वो बीच में ही हैज अ लॉट ऑफ ग्रे शेड्स. तो ही इज फीलिंग इमोशनल बिकॉज उसकी वाइफ पोर्शिया सुसाइड कर लेती है. सो ब्रूटस इज ऑल्सो मेंटली ए लिटिल डिस्टर्ब्ड. ओके, और जब ब्रूटस सोता है उसकी मुलाकात होती है सीजर के भूत से. जूलियस सीजर में देखें, मैकबेथ में देखें, जो गोस्ट है, भूत है, वो शेक्सपियर का एक फेवरेट पात्र है. वो उसके हर प्ले में वो एक तरह से उसको घुसेड़ देता है, भूत को घुसेड़ देता है कि कि भूत को भी एक कैरेक्टर बना देता है. सो सीजर्स घोस्ट मीट्स ब्रूटस. बेसिकली इसका इन्हें अगर आप आंसर लिखेंगे जब आप, तो इसको किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे? इट विल बी इंटरप्रेट इन द सेंस दैट इट इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ अ डिस्टर्ब्ड, मेंटली डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड. कि ही इज नॉट इन द बेस्ट स्टेट ऑफ माइंड, जिसके वजह से उसको किसी का भूत दिख रहा है, बिकॉज ही इज ऑल्सो हैविंग अ लॉट ऑफ गिल्ट इनसाइड हिम, बिकॉज फाइनल चाकू ब्रूटस ने मारा था सीजर को. युद्ध शुरू होता है. सेशियस एंड ब्रूटस नो दैट दे विल बी डिफीटेड, बट उनको वो नहीं चाहते कि उनको चेन पहना के रोम के सड़कों पर उनको परेड कराई जाए. तो वो ये नहीं चाहते हैं. तो दे आर लुकिंग फॉर अ वे आउट, कि किस तरह से इस दुविधा से वे बाहर निकल सकते हैं. फाइनल स्लाइड. सेशियस को यह पता चलता है कि उनका एक अच्छा दोस्त है कॉल्ड टाइटेनियस को कैप्चर कर लिया है, को पकड़ लिया है. ओके, तो वो सेशियस बोलता है अपने नौकर को कि मेरे को मार दो. सो सेशियस की मृत्यु हो जाती है. टाइटेनियस का कैप्चर नहीं हुआ है, वो गलत खबर थी. सो टाइटेनियस रिटर्न्स एंड किल्स हिमसेल्फ एट द साइट ऑफ सेशियस बॉडी, बिकॉज ये दोनों काफी अच्छे दोस्त थे. जब वो देखता है कि सेशियस की मृत्यु हो गई है तो उसको देख के टाइटेनियस भी अपने आप को मार लेता है. ओके, ब्रूटस क्या करता है? ब्रूटस को पता चलता है कि उसका पलड़ा भारी नहीं है, वो हार जाएगा, तो वो भी अपने आप को मार देता है. सो यू सी ऑल दिस काइंड ऑफ डेथ्स कमिंग. सो जूलियस सीजर इन दैट सेंस इज अ स्टोरी ऑफ मल्टीपल डेथ्स, राइट. जूलियस सीजर का असैसिनेशन, देन सेशियस की मौत, टाइटेनियस की मौत, और फाइनली ब्रूटस की मौत. तो इससे जो सीख मिलती है वो ये है कि अगर कुछ गलत करोगे, और मैकबेथ में भी मोरलेस ये सीख है जो आप 11th और 12th में पढ़ेंगे, कि जो कर्म आप करेंगे उसका फल इसी दुनिया में, इसी जन्म में आपको भुगतना पड़ेगा, राइट. और यही होता है सेशियस के साथ और ब्रूटस के साथ. सो ब्रूटस नोज दैट हिज साइड हैज लॉस्ट, सो ही किल्स हिमसेल्फ. और मार्क एंटनी ही प्रेजेस ब्रूटस एज अ ब्रेव मैन जब उसके शव को वो देखते हैं. सो दैट्स व्हाट हैपेंस इन जूलियस सीजर. सो जूलियस सीजर की कहानी ये है जो कि आप 9th क्लास और 10th क्लास में आईसीएसई में पढ़ेंगे. पहले 2 एक्ट्स इन क्लास 9 और एक्ट 3, 4, 5 इन क्लास 10. आई एम हियर टू हेल्प यू अंडरस्टैंड दैट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, राइट, बोथ हियर एज वेल एज ऑन द ऐप, जहां पर काफी कुछ एक्स्ट्रा भी मिलेगा. द चॉइस इज एंटायरली योर्स. ओके, सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द समरी. कहानी आपको बता दी जूलियस सीजर की क्या है. अब हम धीरे धीरे करके इसकी एक सीन बाय सीन एक्सप्लेनेशन भी करेंगे. टाटा, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू.